नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में 4 भारतीय घायल हो गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, जबकि 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नेपाल सीमा पर तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया गया है। बता दें कि यह पूरी वारदात सीतामढ़ी के सोनबरसा बॉर्डर के जानकी नगर गाँव की है। घटना हुआ है जो दूसरा आदमी से झगड़ा उगड़ा हो रहा है बॉर्डर पर क्या। तो उसी के लिए ही मेरा देवर दूसरा आदमी उसको फोन कर दिया, इधर आओ ना, से झगड़ा यहाँ हो रहा है, ये देख रहा है ना। तो उसी से सशस्त्र वाला गोली चला दिया, तो गोली चला दिया थी, भागा तो उसको पैर में गोली मार दिया। एक आदमी को दरे पर खत्म कर दिया, एक आदमी को और हाथ में लगा हुआ है। 2 आदमी का, एक आदमी का और गोली मार कर नेपाल वाला खींच कर ले गया उधरे, 3 आदमी इधरे आ गया। तो यहाँ पर क्या कितने आदमी के साथ था? इधर का यहाँ पर यहाँ पर आए हैं 2 ड्राइवर साहब है, एक सौ पार गोली मारने वाला है तो ना अति लगा हुआ है तो ना, ये जो है मेरा गोली के पैर में लगा है से मेरा देवल है। मोकामा प्रखंड के हाथीदह में लाल बालू के कारोबार ने आम लोगों की जिंदगी में जहर घोल दिया है। इस इलाके के मरांची, हाथीदह, दरियापुर में लोगों को लाल बालू के कारोबार से जीना दूभर हो गया है। वहीं सड़कों पर वाहनों का परिचालन भी पूरी तरह से बाधित हो गया है। नेशनल हाईवे 80 पर लाल बालू लदे ट्रकों से जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार लाल बालू लदे ट्रक गंगा नदी के जरिए बेगूसराय भेजे जा रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में ट्रक सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े कर दिए गए हैं। सड़क पर खड़े ट्रकों से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वाहनों का परिचालन भी कछुआ गति से हो रहा है। ग्रामीणों ने हर रोज की जाम समस्या से निजात दिलाने की अब गुहार लगाई है। रजौली थाना क्षेत्र के टकुआटांड निवासी विमला देवी की मौत पुरानी अदावत में पिटाई के बाद हो गई। मृतिका की पुत्री ने कई लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं मारपीट से घायल महिला को बेहोशी की हालत में अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक दिलीप कुमार ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतिका की पुत्री ने रजौली थाने में लिखित आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया, लेकिन थाने में मौजूद पदाधिकारी ने केस करने के एवज में पैसे की मांग की। जब पैसे देने में युवती ने असमर्थता जताया तो आवेदन को फाड़कर वहां से उसे भगा दिया गया। वृद्ध जो आई थी, क्या मामला था सर? वो बोले कि मरीज बेहोश है ना जी। बाद में हम कैसे हुआ रहे तो मारपीट हुआ है, उसके चलते हुआ। देखे तो कुछ नहीं मिल रहा, हम कहे तो डेड है। तो हम तुरंत फोन किए पुलिस को, है ना, खबर की कैसे से बात है। हाँ, ये आकर के अपने देख करके गए हैं। वो तो बेहोश हालत में आई थी। हाँ, लेकिन यहाँ एकदम मतलब बेहोश का मतलब कि डेड बॉडी ही था। वो हम लोग जाँच करने के बाद डिक्लेयर किए। अच्छा। जाँच करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो डिक्लेयर। आपका मनोहर चौधरी सर। क्या मामला है? मेरा माँ को इतवार को मारपीट किए थे 5 आदमी मिलके। के किया था? तौसीफ खान, वकील, उसका बेटा वकील खान, और वासुदेव चौधरी, उसका बेटा जितेंद्र चौधरी, एगो जो अंडा बेचती है ना चौक पर, छोटी कुमारी, हाँ। वो है। उसके बाद में गए थाना से, थाना गए तो उसके बाद में बोले कि कंप्लेन नहीं होगा। कंप्लेन के आवेदन लेके गए थे? हाँ, आवेदन लिखा के गए। अच्छा। फिर साइड में बोला के गए, बल कुछ है, बल क्या। तो के बोला था किस साइड में बोला? गोरे नियन थे, लंबे नियन बैठल थे। अच्छा, वही बोले थे थाना में? हाँ, उसके बाद में आवेदन फाड़ के बिक दिए। दूसरे बाद दिन में बोला यहाँ लाए तो रेफर कर दिया मेरी माँ को नवादा। अच्छा। नवादा दिखा करके मतलब लाए, तब ये कागज लेके गए। बोल देखिए आप झूठ है किस्सा से देखिए। तो वो भी बोला कि पैसा देगा 50,000 रुपया। तब बोले कि हम कहाँ से लावेंगे सर, हम टेम्पू रिक्शा चलाते हैं, कहाँ से लावेंगे। तो बोला भागो रे माधर, भागो यहाँ थाना से। अब भगा दिए। अभी फिर आज अभी के डेट में तौसीफ खान, वकील खान, वासुदेव चौधरी, जीतू चौधरी और एगो छोटी कुमारी मिल करके, घर में कोई नहीं था, मार दिए। अस्पताल लेते लेते मेरी माँ स्फोट हो गई। अररिया के पूर्व सांसद सह राजद नेता सरफराज आलम ने अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता कर जिले में अब तक हुए घोटाले का पर्दाफाश किया है। सरफराज आलम ने कहा कि अररिया व फारबिसगंज में कार्यरत कार्यपालक अभियंता अरविंद चौधरी के द्वारा बड़ा घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए का टेंडर घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि बाढ़ में जो
सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी उसकी मरम्मती के नाम पर मोटी राशि की निकासी की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्र के माध्यम से सीबीआई जांच की भी मांग सरफराज ने की है। देखिए 250 करोड़ का टेंडर घोटाला है अररिया जिला में, जो अरविंद चौधरी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारबिसगंज है और इंचार्ज अररिया है, उन्होंने 10% सरकार का पैसा लूटने का काम किया। फ्लड का पैसा आया तो 50% पहले लिया और 250 करोड़ 210 करोड़ का योजना 2100 करोड़ का पुल पुलिया सड़क विभिन्न योजनाएं आए सड़क बनाने का, तो उसमें उन्होंने सरकार का राजस्व 10% का नुकसान पहुंचाया, जिससे और काम होता और योजनाएं होती। सबसे पहली बात, पूरे देश में बिहार में सबसे पिछड़ा जिला अररिया, उसका पैसा खाने का काम। उसी पर आज मैंने पीसी किया लालू जी के जन्मदिन पर कि लालू जी हमेशा समाज के दबे कुचलों की आवाज़ उठाने का काम किए थे। आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा हूँ, तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता को और पूरे विभाग को, उनका एक एक ऐसा वीडियो देंगे, वो तो डायरेक्ट कहता है, इतना बदसलूक की करता है हिटलर के तरह। और आप जाने कि उन्होंने डीसी में कहा है, उसका टेप है हमारे पास, कि मैं पैसा तो दादागिरी पर मैं मुख्यमंत्री को देता हूँ, कमिश्नर को देता हूँ, चीफ इंजीनियर, सबको पैसा देता हूँ। हो सकता है कि हमारा भी नाम हो, हम जनप्रतिनिधियों को। सहरसा जिले के सलखुआ थाना अंतर्गत चुड़ैया ओपी क्षेत्र के बसाही हाट बाजार के समीप राजेश महतो नामक व्यक्ति को लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। वह इस मामले में सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ मृदुला कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजेश महतो ने दहशत फैलाने की नियत से लोडेड देसी कट्टा लहरा रहा था, जिसकी सूचना चुड़ैया ओपी पुलिस को मिली। लोडेड देसी कट्टा के साथ राजेश महतो को हिरासत में ले लिया गया। वही गिरफ्तार व्यक्ति की अपराधिक इतिहास खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। ये घटना चिरैया ओपी अंतर्गत बसाही हाट बाजार की है। कल बसाही हाट में जब सहुड़िया निवासी अजय महतो मछली उछली खरीद रहे थे, उस समय अभियुक्त राजेश महतो भी पहुंचे थे। मछली खरीदने के क्रम में दोनों में कुछ बकझक हुआ किसी बात को लेकर। उसी क्रम में राजेश महतो जो है अपने पास से यह देसी कट्टा और गोली के साथ वहाँ था, जो अपना अवैध आर्म्स निकाल कर डराने धमकाने लगा, फायरिंग करने का प्रयास किया, जिसे पकड़ लिया गया और चिरैया ओपी को खबर किया गया, जिस पर चिरैया ओपी से हमारे प्रभारी फहीमुल्ला जी गए और उनके साथ के पदाधिकारी बल भी गए और उसे साथ लेकर आए, कांड दर्ज कर अनुसंधान। क्या कुछ बरामद हुआ? ये देसी पिस्टल टाइप का है कट्टा और एक गोली जो है 315 का एक गोली बरामद हुआ है। जमीनी विवाद में दबंगों ने दलित महिला की बेरहमी से पिटाई की और नाबालिग बच्ची के साथ गलत नियत से छेड़छाड़ करने का भी मामला सामने आया है। यह पूरा मामला जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के मांगो बंदर गांव का है, जहां इंसाफ के लिए दलित समुदाय के लोग जमुई के अभय सिंह प्रतिमा स्थल के पास दलित एकता मंच के बैनर तले धरने पर बैठ गए। दलित समुदाय के लोगों का आरोप है कि खैरा थाना प्रभारी के द्वारा 10 दिन से ज्यादा हो जाने के बाद भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है और उल्टे अभियुक्त से मिलकर पीड़ित के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाकर पीड़ित को डराया जा रहा है। इसी बीच दलित समुदाय के नेता गोल्डन अंबेडकर ने कहा कि धरने के माध्यम से वो मांग करते हैं कि खैरा थाना प्रभारी रहते पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाएगा, इसलिए खैरा थाना प्रभारी को अविलंब हटाया जाए। क्या कारण है? खैरा प्रखंड अंतर्गत मांगो बंदर के महादलित महिला के साथ बेरहमी या बेवजह को पिटाई किया गया था, जिसके आक्रोश में दलित एकता मंच
खैरा में भी जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ और गिरफ्तारी नहीं हुआ उसके खिलाफ में बैठक किए थे कि 48 घंटा के अंदर में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। नहीं होने के कारण हम लोग हजारों दलित महादलित लोग जो है जम्मू मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दिए। अगर अभी भी गिरफ्तारी नहीं होती है और खैरा थानाध्यक्ष को निलंबित नहीं करता है तो हम लोग व्यापक जन आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गोल्डन अम्बेडकर बहुजन दलित मोर्चा। कौन मारपीट किए थे? क्यों किए थे, क्या कारण था? क्या नाम हुआ आपका? दिवसीय धरना दिया गया, क्यों दिया गया, क्या कारण है? मीडिया बंधुओं, जैसा कि मालूम है कि 21 मई 2020 को खैरा प्रखंड के मांगू मंदिर गांव में दलित महिला के साथ में वहां के स्थानीय दबंग द्वारा बेरहमी से मारपीट किया गया है और एक नाबालिग बच्ची के साथ में भी छेड़छाड़ किया गया है। हम लोगों के द्वारा बार बार प्रशासन के पदाधिकारियों से आग्रह करने के बावजूद भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया और हम लोगों ने 3 दिन पहले भी एक बैठक की थी। इसमें हम लोगों ने मांग रखी थी कि 48 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? 48 घंटा बीत जाने के बाद भी अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। आज हम लोग मजबूर होकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अगर आज के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आगे आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। मेरा नाम सकल देवदास है, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी। अररिया नगर स्थित चांदनी चौक से हर घर भाजपा अभियान का शुभारंभ अररिया सांसद प्रदीप सिंह द्वारा किया गया। अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष पत्र सहित विगत 1 सालों की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाया गया। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष रणधीर सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम साल की शानदार उपलब्धियों से संबंधित पत्र को घर घर पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। 11 जून से 14 जून तक पत्र वितरण महाअभियान के तहत मोकामा में भाजपा के विधानसभा सह प्रभारी दिलीप कुमार टुनटुन के नेतृत्व में पीएम की पत्र वितरित की जा रही है। साथ ही 1 साल की पीएम की शानदार उपलब्धि से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है। महाअभियान के दूसरे दिन हाथीदह महेंद्रपुर में पीएम पत्र वितरित किया गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 6ठे साल में है। अब की बार सत्र में 1 साल पूरा होने के बाद उन्होंने जो पत्रक दिया है जनता के नाम, ये है हमारे विश्वास की, भारत की वैभवता की, जो साल भर में हमारा भारत आज कोरोना काल में भी विश्व गुरु बनने पर है, उस पर है। और हम लोग का काम है कि इनसे घर घर पहुंचाकर हर एक घर को जगाना। ऐसे तो हमारी जनता जाग चुकी है, ये नमो मंत्र से ही अपना पूरा विश्वास रख रहे हैं। फिर भी हम लोग का जो काम है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के विश्वास के साथ हर एक जनता उनको करेगा। और आज जो भारत का वैभव है विश्व में, हम WHO के कार्यकारी अध्यक्ष रहें या हमसे कोई दवा मांगे और आज 2025 तक हम मोबाइल सेक्टर में भी चाइना से ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत विश्व गुरु होकर रहेगा। मोदी जी का विश्वास ही पूरे विश्व में कायम होगा और पूरे विश्व पर हमारे भारत का राज होगा। यही वैभव के साथ हम अपना कार्य हर एक जनताओं के साथ बांट रहे हैं। उनकी जो पाती आई है पूरे साल वर्षगांठ पूरा करने के बाद, ये पाती हम घर घर पहुंचाने की काम कर। कोरोना वायरस संक्रमण काल में अपनी जान जोखिम में डालकर अनवरत समाज हित और देश हित में न्यूज कवर करने वाले बिहार न्यूज चैनल के पटना जिला ग्रामीण सह जिला प्रभारी जहानाबाद के पत्रकार अजय को अधिकार प्रगति सद्भावना नवसृजित एवं सर्वांगीण विकास संस्थान पटना की ओर से कोरोना कर्मवीर सम्मान की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अजय को यह सम्मान मिलने से बिहार न्यूज चैनल परिवार अजय पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं बिहार न्यूज चैनल से जुड़ा हूँ, मैं बिहार न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ और मुझे गर्व है बिहार न्यूज़ पर। मैं घटना छोटी हो या बड़ी, मैं बहुत ही प्रमुखता के साथ जन समस्याओं को उठाने का काम किया हूँ, उठाता भी हूँ। मैं लगातार जनता के बीच में हूँ
और जनता से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक कोरोना काल की बात की जाए तो लॉकडाउन पीरियड से ही मैं लगातार मसौढ़ी अनुमंडल, नवतपुर, विक्रम, पालीगंज लगातार अपनी जान को जोखिम में डालते हुए लगातार न्यूज़ कवर करते रहा हूँ। और यही वजह है कि जनता का लगाव मुझसे हुआ और यहाँ तक न सिर्फ जनता बल्कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन अधिकारियों से भी लगाव मेरा बढ़ा। आज सभी लोग अजय कुमार बिहार न्यूज़ रिपोर्टर को खोजते हैं, यह बिहार न्यूज़ के लिए बहुत गर्व की बात है। जहाँ तक मैं बात करूँ तो मुझे पटना की एक संस्था के द्वारा मुझे कल कोरोना कर्मवीर सम्मान से सम्मानित किया गया। जो मुझे इसका हकदार समझे मैं उन लोगों को मैं सम्मान करता हूं। और जहां तक बात रही कि मैं जब तक मेरी कलम में ताकत रहेगी, जब तक मेरे अंदर सच्चाई रहेगी, मैं समाज का जो समस्या होगा, लोगों की जो समस्या होगा, उस समस्या को अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखाने का काम करूंगा। क्योंकि मैं पत्रकार हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं जन आकांक्षाओं को उपेक्षा करूं। मेरा सीधा सा काम है जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाना और सरकार के जो संदेश है वो जनता तक पहुंचाना। मैं शुक्रगुजार हूं बिहार न्यूज़ चैनल के इनपुट हेड एडिटर प्रीति का, जिन्होंने मेरे प्रत्येक खबर को प्रमुखता से स्थान दिया और इसे टेलीकास्ट करने का काम किया। मैं आभारी हूं बिहार न्यूज़ के पूरे टीम का, जिन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी कर रखा था कि अगर अजय जी का न्यूज़ आता है तो अजय जी का न्यूज़ लगा देना है, इसे रोकना नहीं है। क्योंकि उनकी जो न्यूज़ होती है उस न्यूज़ को उन्हें बहुत प्रमुखता से उठाने का काम करते हैं, कवरेज करने का काम करता है। अजय कुमार, बिहार न्यूज़, पटना। सहरसा जिले में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि जिलाधिकारी कौशल कुमार ने किया है। वहीं अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 109 हो गई है, जिसमें से 63 लोग इलाज के दौरान ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बाकी 46 कोरोना पॉजिटिव मरीज जिले के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। अभी तक जिले से कुल 2201 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया था, जिसमें से 1960 लोगों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें 1791 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है, जबकि अभी भी कई लोगों के रिपोर्ट आने अभी बाकी हैं। वहीं जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दे, न ही किसी मरीज का नाम उजागर करे। यह कोविड-19 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। कल देर रात 7 नए पॉजिटिव केसेज मिले हैं, जिससे कुल पॉजिटिव केसेज की संख्या जिले में 109 हो गई है। साथ ही साथ 6 पॉजिटिव केसेज जो पूर्व में पॉजिटिव थे, उनका सैंपल भेजा गया था, वो निगेटिव आया है, वो रिकवर कर गए हैं, इसलिए उनको आज आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार कुल डिस्चार्ज किए जाने वाले मरीजों की संख्या 63 हो गई है। तो 109 पॉजिटिव मरीज और 63 डिस्चार्ज किए हुए मरीज को हटाने के बाद टोटल एक्टिव केसेज की संख्या जिले में 46 आज के डेट में है, जो इसका इलाज आइसोलेशन केंद्र में चल रहा है। जो 7 नए पॉजिटिव केसेज आए उनको भी आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, इलाज शुरू कर दिया गया है। अभी तक टोटल 2201 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें कि 1960 का रिपोर्ट आया है, 1791 का नेगेटिव है। कुछ रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, जो आजकल में रिपोर्ट आ जाएगा। मेरा पुनः जिले वासियों से अनुरोध है कि कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाए तो मास्क का जरूर प्रयोग करें, अनावश्यक अपनों घर से ना निकलें और अफवाहों पर ना जाएं, अफवाहों से बचें। कोरोना पॉजिटिव मरीज की निजता के संबंध में उनका पहचान उजागर करना कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत प्रतिबंधित है। इसलिए मेरा सभी जिलेवासियों से अनुरोध रहेगा कि किसी भी पॉजिटिव मरीज के पहचान को उजागर ना करें, यह प्रतिबंधित है। और मेरा व्यक्तिगत अनुरोध रहेगा कि मास्क के संबंध में जो निर्देश दिया गया है ICMR गाइडलाइंस के तहत और विभागीय गाइडलाइंस के तहत, उसका अच्छे से पालन करें।
मास्क के प्रयोग से ही हम इस संक्रमण पे प्रभावी रूप से नियंत्रण पा सकेंगे। बरसात शुरू होने से पहले ही बाढ़ शहर के कई वार्ड वासियों के जलजमाव की आशंका से हर साल हाथ पांव फूलने लगते हैं, जिसका निदान नमामि गंगे परियोजना के तहत निकाल लिया गया है। बाढ़ के गैस गोडाउन स्थित नगर परिषद की जमीन पर लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से सीवर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी स्टोरेज क्षमता 11 लाख लीटर है, जबकि अभी बाढ़ शहर से मात्र 2 लाख लीटर गंदे पानी की निकासी हो रही है। भविष्य को देखते हुए इस सीवर प्लांट की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाकर निर्माण किया जा रहा है। इस सीवर प्लांट के साथ साथ शहर के कई जगहों पर पंप हाउस बनाने की योजना भी है, जिसके जरिए शहर के सभी गंदे पानी को यहां तक लाया जाएगा और फिल्टर करने के बाद या तो उसे एनटीपीसी को दिया जाएगा या खेती के काम में लाया जाएगा। इस प्लांट के निर्माण के बाद बाढ़ शहर के जितने नाले गंगा में गिराए जा रहे हैं वह सभी बंद हो जाएंगे और गंगा की शुद्धता भी बढ़ जाएगी। हालांकि इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2020 ही था, लेकिन जगह का अभाव और सड़क निर्माण तथा लॉकडाउन के कारण काम में बाधा पहुंची, लेकिन अब फिर से निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये जो है स्लज को डिफाइन करके और सीवे मतलब कि मोटे वेस्टेज को बाहर करेंगे और पानी को शुद्ध करके उसको किसी हॉर्टिकल्चर में या ये एग्रीकल्चर में यूज करेंगे। ये प्लांट बनने से बाढ़ को क्या बेनिफिट हो रही है? इससे है कि गलियों में जमा हुआ पानी रहता है, बारिश के दिनों में जगह जगह जल भराव हो जाता है, जगह जगह नालियों की खराब स्थिति के कारण ब्लॉक रहता है। उस पानी को कलेक्ट करके और उसको शुद्ध करके हॉर्टिकल्चर या ये मतलब एग्रीकल्चर में मतलब बाढ़ को आने वाला भविष्य में जल जमाव से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, ये जगह जगह जो पानी जमा होने से बैक्टीरिया और गंदगी और जो बहुत सारा मतलब कि बीमारियां पैदा होती हैं, तरह तरह की, जो खुद जैसे मोदी जी ने जो योजना निकाला खुले में शौच करना गलत है, तो इस तरीके से जो भी खुली नालियां सेम उसी तरीके से हैं, खाली रूप अलग है। तो ये क्या नमामि गंगे के अंदर ये प्रोजेक्ट है? हाँ, नमामि गंगे के तहत ये प्रोजेक्ट हो रहा है और ख़ास तौर से इसकी योजना ये है कि जो गंगा जी में जाने का जो वेस्टेज, स्लज, सीवर, गंदा जो भी वेस्टेज है गंगा जी में जा रहा है और उस पानी को हम लोग ग्राउंड वाटर के जरिए पीने में इस्तेमाल करते हैं। उस पानी को अच्छा से अच्छा हो सके, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने के तहत ये कार्य हो रहा है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह। ये कितने का प्रोजेक्ट है? इसका तो हमारे उसमें है, इसमें बहुत सारे आइटम इंक्लूड हैं, अभी उसका पूरी तरीके से तो कितना का होगा कुछ तो आइडिया है? ये 30 के आसपास है। 30 करोड़। वैसे और भी है हमारा उसमें लगा। ऐसे हम लोग सुने कि 55 करोड़ का लगभग का प्रोजेक्ट है। 55 करोड़ का है। अभी इसमें कुछ लाइन जैसे है वहाँ पर छोटे छोटे पंप स्टेशन बनाने के हैं और भी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों का है जैसे रनिंग में आ जाता है तभी तो उसको हम कह सकेंगे कि ये भी हमारे मतलब शहर के अंदर पंप स्टेशन भी हाँ अभी उसका मतलब प्रोसेस में है, ये आ जाता है तो फिर उसके लिए भी जगह का चुनाव, एक्चुअली कंजेस्टेड सिटी का वो प्लेस होने से उस जगह का सही तरीके से चुनाव नहीं हो पाया, अब डिसाइड हो गया है। आप किस पद पर हैं यहाँ से? मैं यहाँ पर सीनियर इंजीनियर। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।